मित्रों, आजकल करते करते करीब 30 दिन होने को आए हैं और ये हमारी इंडियन एक्सप्रेस करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है। तो पिछले 30 दिन में इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स डेवलपमेंट हमने पढ़े, उसमें से मैंने 10 एमसीक्यू बनाए हैं प्रैक्टिस के लिए। उसको आप ट्राई कर सकते हैं और साथ ही साथ अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर भी उसमें से जीत सकते हैं। उस योजना का नाम है अनअकैडमी यूपीएससी कॉम्बैट खेलो रोमन साइनी अमेज़ॉन गिफ्ट वाउचर जीत लो योजना। इस रविवार मतलब कल सुबह 11 बजे ये टेस्ट होगी। अनअकैडमी की ऐप से आप ये कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और उसको अनलॉक करने के लिए आप कोड यूज़ करें mrunal.org। जैसे मैंने इकोनॉमी के 10 प्रश्न बनाए, उसी प्रकार दूसरे अलग अलग एजुकेटर्स ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबके बनाए। कुल मिलाकर ऐसे 60 एमसीक्यू हैं जो 45 मिनट्स में आपने टॉपिक वाइज सॉल्व करने। उसके बाद उसका आंसर और जो भी टीचर है वो वीडियो से उसका एक्सप्लेनेशन भी देता है, ऐसा ये पूरा बनाया गया है। तो इनाम जीत गए तो बेस्ट है, वरना प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मिल ही रहे हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अनलॉक कोड है mrunal.org। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल और आज हम देखेंगे 19 दिसंबर शनिवार के इंडियन एक्सप्रेस में मुझे काम की चीज़ें क्या लगी। पेज 1 पर बड़ा सा सरकारी विज्ञापन, कैसे राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने सभी योजनाओं की जानकारी सिर्फ एक ही वेब पोर्टल पे मिल जाए, इसलिए जन कल्याण पोर्टल बनाया है। तो ई गवर्नेंस मॉडल एप्लीकेशन में एक और उदाहरण हो गया। पेज 2 पे चले, राशि भविष्य काम का नहीं। पेज 3 जिसको अब हम बोले फ्रंट पेज, वहाँ पर भी आज एग्ज़ाम के लिए कुछ काम का नहीं। सीबीआई ने पाया कि हाथरस में जो हुआ था वो सिर्फ मर्डर नहीं था, लड़की का गैंगरेप भी हुआ था। मित्रों, जब मुद्दा आता है वीमेन सेफ्टी इश्यूज़, तो एक साथ पूरा तैयार करो कि कौन कौन से कानून है, कौन कौन सी समितियाँ थी, उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म सुझाए थे और आगे हमने एज अ सोसाइटी इंडिविजुअल क्या करना चाहिए। हर बार केस हो और फिर हम लोग उसकी पूरी एक्सप्लेन सीरीज बने और फिर से तैयार करने बैठे, वो तैयारी का सही तरीका नहीं है। किसान प्रोटेस्ट की बॉल बाय बॉल जारी है। कोरोना की वैक्सीन के लिए सरकार ने कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी FAQ अपलोड किए हैं। बेसिकली बात यह है कि जिनको कोरोना से रिकवरी भी मिल गई है उन्होंने भी वैक्सीन लेना होगा। जिनको अभी कोरोना है तो उन्होंने जब तक अपना इलाज नहीं हो जाता और उसके बाद भी कम से कम 14 दिन वेट करना होगा, फिर उन्होंने वैक्सीन लेनी होगी। और फोटो ID प्रूफ कंपलसरी होंगे वैक्सीन लेते वक्त। वैसे अगर सोचा जाए तो फोटो ID प्रूफ और पहले से ही वहाँ पर कोई फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लगा के रखा हो, जैसा कल हमने देखा था चाइना में होता है, तो उससे हम बहुत सारे ये नक्सलवादी नेता, आतंकवादी नेता और माफिया गैंग लीडर्स उनको भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन लेने तो सभी ने आना होगा। लेकिन जैसे डीमोनेटाइजेशन के वक्त हुआ था कि बदमाश लोगों ने बैंक के पीछे दरवाजे से अपने नोट बदलवा दिए, तो मतलब व्यक्ति का कैरेक्टर ईमानदार हो तभी ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट अच्छे से हो सकती है। इसके अलावा पेज 1 पे विश्वनाथ आनंद, उनके बारे में एक मूवी बन रही है, लेकिन जब वो रिलीज़ हो तब प्रिपेयर करना चाहिए। पेज 4 अनुसंधान में कुछ नहीं। पेज 5 स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़, कुछ नहीं। पेज 6 भी स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़, लेकिन वहाँ से केस स्टडी मिलती है। आप जानते हैं इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस हैं, प्रत्यक्ष कर। अब उसमें कई बार ये होता है इनकम टैक्स विभाग रेड करता है, आदमी ने टैक्स भरा है नहीं भरा है, केस चलता है। तो केस जो चलता है उसकी पूरी एक सीक्वेंस होती है कि पहले इनकम टैक्स अपील, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स, उसके बाद इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है। पाया गया कि 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के केस ऐसे अलग अलग अपील ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है। ज़्यादातर केस में मामला ये होता है कि जो पर्सन है उसने इनकम टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स भरना है, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, फिर उस पर ब्याज लगाया जाता है और कि तुमको जेल में फिट कर देंगे वगैरह। तो ये पूरा एक पुलिंदा ट्रिब्यूनल में पेंडिंग होता है, जिस पर वकील की लिटिगेशन चलती रहती है। 2020 के फाइनेंशियल बिल में सरकार ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी जिसको कहा गया विवाद से विश्वास, जहाँ पर करदाता और टैक्स विभाग आपस में ये मामला कोर्ट के बाहर ही सेटल कर दे, तो करदाता को वो जो ब्याज भरना था, पेनल्टी लगनी थी, जेल जाना था, वो सब में से माफ़ी मिल सके। हालांकि पाया गया है गुजरात में ऐसे जो प्रयत्न हुए, हार्डली 12% ऑफ द केसेस हैव बीन सॉल्व थ्रू विवाद से विश्वास। ज़्यादातर व्यापारी या तो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, या फिर कि उनको रकम नहीं भरनी, या फिर कि कोरोना के चलते पूरी रकम एक साथ वो भर नहीं सकते उनकी, कि हमको 4-5 इंस्टॉलमेंट देने दो वगैरह वगैरह। तो एथिक्स केस स्टडी में कि अगर आप एक IRS ऑफिसर हैं, इस प्रकार विवाद से विश्वास में और ज़्यादा सेटलमेंट के लिए आप क्या कोशिश कर सकते हैं। पेज 7 सरकारी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 8 कॉलम्स में आज कुछ भी काम का नहीं है। लेफ्ट साइड पर 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट समिति बना रही है जिसमें किसान भी होंगे और सरकार भी होंगी। भारत बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में और तीसरा कि सिंगापुर में याद करो वो उनके जो
समोसा रेवड़ी वाले होते हैं उसको भी कल्चरल हेरिटेज बोला गया। लेकिन इसमें एक भी मुद्दा ऐसा नहीं जहाँ पर जोरदार पॉइंट्स हो जो हम याद करके मेंस में लिख सके। बड़े कॉलम में एक है यही किसान फार्मर एमएसपी के बारे में, और दूसरा खालिद अहमद जो पाकिस्तान में क्या चल रहा है उसकी कॉलम लिखते हैं। ब्लास्फेमी यानी धर्म के विरोध में बोलना। तो पाकिस्तान में आप जानते हैं इस्लाम के खिलाफ कुछ बोले तो ऐसा ब्लास्फेमिक कानून लगाकर वो आदमी को बहुत लंबी सज़ा या फांसी भी मिल सकती है। तो खालिद अहमद कहते हैं कि उसकी मदद से क्रिश्चियन कम्युनिटी को परेशान किया जाता है वगैरह वगैरह। खैर एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं, एक आध लाइन में कहीं पर लिख सकते हैं। पेज 9 पे चले। पेज 9 पर 3 कॉलम है, उसमें से 2 काम के हैं। पहला कॉलम क्रिस्टोफर जेफरे लॉट, जो वैसे तो वो सोशियोलॉजी के बारे में लिखते हैं लेकिन इस बार क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखा है। याद करो थोड़े दिन पहले पेरिस डील को 5 वर्ष हुए, इसलिए क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 हुई थी। वहाँ पर भारत के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट उसको बढ़ाकर 450 गीगावाट बाय 2030 कर देंगे। इस पर कॉलम ने पाया है कि इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। पहला, सरकार ने रूफटॉप सोलर प्लांट के लिए सब सब्सिडी वगैरह की योजनाएं बनाई हैं। रूफटॉप सोलर प्लांट मतलब आप अपने घर पे ही ऐसा प्लांट फिट करो और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जिससे आप अपना टीवी फ्रिज वगैरह चलाइए। लेकिन बहुत सारे लोग इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे। उसका कारण ये है कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी सस्ते में मिल जाती है, तो ये वाली चीज़ लगाएंगे उसके 30-40 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा कौन करे। और वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स कि वो डे एंड नाइट तो चलेगी नहीं, तो उसके लिए बैटरी चाहिए। वो बैटरी जहाँ पर सोलर एनर्जी में से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को आप बैटरी में स्टोर करते हैं और उसकी मदद से घर के आप अप्लायंसेस चलाते हैं, उसमें भी बहुत सारा रिसर्च डेवलपमेंट करने की ज़रूरत। वरना वो बैटरी समझिए 1-2 साल में ख़राब हो जाए, फिर आपने दूसरी लेनी पड़े तो उसके 8-10 हज़ार का खर्चा। सो मोर रिसर्च डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड। दूसरा, लोगों को क्योंकि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी सस्ती लगती है और ये सोलर प्लांट में बेफिजूल में 40-50 हज़ार का खर्चा आ जाए, तो ये भी ज़रूरत होगी कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो हमको ट्रेडिशनल बिजली के खंभे से मिल रही है उसके प्राइस और बढ़ाने की ज़रूरत है हाउस होल्ड के ऊपर। तभी उनको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं नहीं ये कोयले वाली बिजली अब महंगी है तो हम ये इन्वेस्टमेंट करके सोलर वाला रूफटॉप लगाते हैं। दूसरा, भारत के अंदर जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स है और जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं उनके खुद के ही बैड लोन से एनपीए के बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो वो लोगों ने भी जो अपने पावर प्लांट्स को अपग्रेड करना चाहिए ताकि पॉल्यूशन कम हो, या फिर कि वो भी थोड़ा ये सोलर विंड एनर्जी में इन्वेस्ट करें, लेकिन उनके पास पैसा ही नहीं है, तो सरकार ने इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना होगा। तीसरा, कोयले के सारे पावर आप अगर बंद कर देंगे तो जो कोयले की खदान में काम करने वाला मजदूर, थर्मल पावर प्लांट में काम करने वाला आदमी, उन सब के जॉब लॉस का क्या। चौथा, क्योंकि हमने आगे भी देखा था सरकार को कोरोना के चलते टैक्स में आमदनी कम हो रही है तो स्पेक्ट्रम सस्ते में बेच रहे हैं। कोयले की बहुत सारी माइनिंग के अभी उन्होंने आवंटन कर दिए सस्ते प्राइस में। तो एक तरफ तो सरकार को कि नहीं नहीं हमको पैसा चाहिए, ये गरीब कल्याण की योजनाएं चलानी है, तो कोयले की माइन भी और दे धनाधन प्राइवेट सेक्टर को दे दो। लेकिन जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक है पेड़ काटे जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे। अपना फॉरेस्ट कवर जो करीब 21% है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में उसको बढ़ाकर 33% करना है, तो ये 2 काम एक साथ कैसे हो सकते हैं कि आप कोयले को भी प्रोत्साहन देते रहें और फॉरेस्ट कवर भी बचाना है। तो इन सबको देखते हुए हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करने की ज़रूरत। पेज 9 पर यह था क्रिस्टोफर जेफरे लॉट का एक कॉलम। तो मेंस पेपर 1 में जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के मुद्दे और मेंस पेपर 3 जहाँ पर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के मुद्दे, दोनों ही जगह पर यही चीज़ें हमने लिखनी है। पेज 9 पर दूसरा कॉलम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। हालांकि उसमें जो बातें कही हैं वो चीज़ हम लोग मेंस पेपर 4 एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस में भी कोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये कॉलमनिस्ट सुमना रॉय ने ये लिखा कि तिब्बत में लोग जो चाय बनाते हैं वो चाय में वो नमक और मक्खन डालते हैं, सॉल्ट एंड बटर, जबकि भारत में हम चाय बनाते तो क्या डालते हैं, शुगर एंड मिल्क। तो क्या उसका मतलब ये हो गया कि तिब्बतियन लोगों से ज़्यादा हम लोग बहुत बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल, सोफिस्टिकेटेड, पॉश हैं? ज़रूरी नहीं है, वो उनकी तरीका अलग है लाइफस्टाइल का, हमारा तरीका अलग है। तो क्यों एक दूसरे पर इस तरह की होमोजिनिटी इन्फोर्स किया जाए कि सुंदर क्या है, गोरे रंग का हो वो सुंदर होते हैं, लंबे बाल हैं उसको हम सुंदर माने, जो गाना गाता है उसका वॉइस इसी प्रकार का हो, अरिजीत सिंह टाइप का तो ही वो सुंदर है, और वो मन्ना डे टाइप का हो तो वो सुंदर नहीं है। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही करते हैं जो शशि थरूर करता है, दूसरी तरह से करते हैं तो आप अनपढ़ हैं। एजुकेशन, मैनर्स, फूड हैबिट, हर जगह पर एक प्रकार से ऐसा अर्बन, मेट्रोपॉलिटन, ब्राह्मणिकल कल्चर इम्पोज किया जाता है। और इंडियन लिटरेचर में भी ऐसी ही नेपो गैंग, मतलब जैसे वो करण जौहर और उसके लोग की कुछ ही लोगों को फिल्म में मौका देंगे और सब रिव्यूअर्स उन्हीं की प्रशंसा करेंगे, तो दूसरा कोई अच्छी मूवी बनाए उसको भी उतनी लाइमलाइट मिलती नहीं। ऐसा ही हो रहा है। बुक पब्लिशर और बुक रिव्यू करने वाले क्रिटिक्स सिलेक्टेड टाइप ऑफ पर्सन उन्हीं की किताबों को प्रमोट करते हैं, तो बाकी सब के ऊपर भी प्रेशर बनता है कि वो ही उसी टाइप का सब लिटरेचर लिखे।
तो इसमें SC ST OBC वीकर सेक्शन माइनॉरिटी ट्रांसजेंडर समलैंगिक इस टाइप के लिटरेचर को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। एज अ रिजल्ट भारत में जो चिल्ड्रन हैं एडोलेसेंट किशोर वो जो भी किताब पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक पर्टिकुलर माइंडसेट बन जाता है कि एलिटिज्म सोफिस्टिकेशन, तो फिर वो कंपैशन फॉर द वीकर सेक्शन डेवलप हो नहीं सकता। तो ये सब सोचने के विषय, तो एम्पथी टॉलरेंस जो मेंस पेपर 4 का मुद्दा है इसमें ये सब बोल बच्चन हम कर सकते। पेज 9 पर तीसरा कॉलम है माल न्यूट्रिशन के बारे में, लेकिन इसमें आज ऐसा कुछ भी नहीं जो आगे हमने नहीं पढ़ा। पेज 10 सरकारी विज्ञापन काम के नहीं। पेज 11 पॉलिटिक्स के समाचार। आप जानते हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार शिवसेना ये सब ने मिलकर सरकार बनाई है। उस कोalition का नाम है महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट। सोनिया गांधी ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को ये लिखा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में बिजनेसमैन को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं हाईवे बनाने का या स्टेशनरी सप्लाई करने का, तो उसमें भी SC ST कम्युनिटी के एंटरप्रेन्योर हों उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि इतने जो भी रोड या बिल्डिंग प्रोजेक्ट है उसमें उनको काम दिया जाएगा। क्या ये जब बन के आए तो कुछ लिख सकते हैं, अभी जब तक प्रपोजल या डिमांड स्टेज में हो उसका कुछ मतलब नहीं। इसके अलावा TMC कांग्रेस BJP राहुल गांधी तू में जा रही है जो हमारे लिए काम की नहीं। एथिक्स पेपर 4 में एक मुद्दा है लीडरशिप। लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। और आप जानते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसमें पार्लियामेंट का नया भवन बिल्डिंग निर्माण हो रहा है। पता चला मदुरई के 11 साल के लड़के ने लोकसभा स्पीकर को 1100 रुपये का चेक भेजा कि मैं भी ये दान करता हूँ और पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो आप बना रहे हैं इसको उसमें यूज़ करें। लोकसभा स्पीकर ने अपने आशीर्वाद के साथ वो चेक डिमांड ड्राफ्ट की रकम बच्चे को वापस कर दी। तो ये भी क्या है? लीडरशिप का एक उदाहरण। ये नहीं कि फिजल डेफिसिट हमारी ज़्यादा है तो रुपया चाट के ले लेंगे, एक एक रुपया भी हमको दे दो। लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए कि कंपैशन दिखाए, छोटे बच्चों के प्रति वो संवेदना दिखाए कि आप रखो अपने 1000 रुपये, उससे कुछ किताब वगैरह खरीद लेना। पेज 11 पर एथिक्स पेपर 4 के लिए एक और चीज़, रोल ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने किसी एक समारंभ में स्पीच दी है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे हम मीन्स में सीधे छाप सकते हैं। उन्होंने कहना ये है कि जर्नलिज्म का काम है टीका करना, विश्लेषण करना, आलोचना करना, लेकिन वो जो क्रिटिसिज्म है वो फैक्ट और एविडेंस के आधार पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कंप्लीट नेगेटिविटी चलाते रहो जैसा कि आप जानते हैं कौन से न्यूज़पेपर में होता है। दूसरी उन्होंने बात करी डेवलपमेंट जर्नलिज्म, विकास के लिए पत्रकारिता, यानी सरकार के साथ पार्टनर करके जैसे स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट किया जाए, वीमेन सेफ्टी को प्रमोट किया जाए, सुपरस्टिशन अंधश्रद्धा के सामने ये बाबा गुरमीत राम रहीम टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनके सामने लड़ा जाए, ये सब भी उनका काम है। हालांकि इन सभी के अंदर एक ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन होना चाहिए, ये नहीं कि 24/7 एक ही न्यूज़ दिखाते रहो। साथ ही साथ सरकार कई बार बदलाव लाती है, जैसे ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370 रिमूव किया या कृषि रिफॉर्म्स लाए गए, तो मीडिया का काम है उसका भी फैक्ट एविडेंस से एनालिसिस करे। ये नहीं कि क्योंकि पुरानी व्यवस्था थी उसी को स्टेटस को बना के रखना है तो इस टाइप का नेगेटिविज्म चलाते रहे। अगर ये सब करेंगे, मीडिया अपनी अच्छी भूमिका निभाएगा तो वी कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिसर्जेंट एंड डेवलप्ड इंडिया। तो हमारे पास कंक्लूजन के लिए सारे एडजेक्टिव्स आ गए। स्ट्रॉन्ग रिसर्जेंट डेवलप इंडिया, ये वो फला डिम का जरूरी है फॉर स्ट्रॉन्ग रिसर्जेंट डेवलप इंडिया, कहीं पर भी छाप सकते हैं। सो दैट वाज पेज 11 पर वेंकैया नायडू की स्पीच। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 3 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। पहला आर्मी के लिए बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम यानी बॉस। ये ऐसा है कि ऑल वेदर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम, कोई बॉर्डर क्रॉस करके या कहीं पहाड़ पे चढ़ रहा है तो उसको वो डिटेक्ट कर सकता है। खासकर लद्दाख रीजन में जहाँ तापमान धीरे धीरे 0 से भी नीचे चला जाता है तो मैन्युअली सोल्जर वहाँ पर गश्त नहीं लगा सकते, तो वहाँ पर ये बहुत काम की चीज़ है, बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम यानी बॉस। दूसरा नेवी के लिए इंडियन मैरीटाइम सिचुएशन अवेयरनेस सिस्टम IMSAS, वो नेवल एनालिटिक्स सर्वेलेंस के लिए। तीसरा एयरफोर्स के लिए अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स दिए गए। और ख़ास बात यह है कि ये बोझ IMSAS और अस्त्र मिसाइल ये तीनों भारत में ही बनाए गए हैं DRDO द्वारा। फिर हम चले पेज 12 पे। पेज 12 पे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कुछ समाचार काम के हैं आज। मेंस पेपर 2 में आप जानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर अपना अपना काम करना चाहिए, एक दूसरे के अंदर एनक्रोच अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। केस कुछ ऐसा हुआ, आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने उनके सरकारी वकील को कहा कि अपने राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हुई है कि नहीं हमको बताओ। तो आंध्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में गए कि आर्टिकल 356 जहाँ पर कि ये राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट, वो सब की जो कुछ बातें हैं कि पहले तो प्रेसिडेंट गवर्नर से पूछ के या खुद से तफ्तीश करके पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हुई है कि नहीं, फिर वो कुछ इमरजेंसी वगैरह के डिसीजन लेते हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का ये काम नहीं है। आप
जुडिशियल ओवररीच, न्यायिक अति प्रसार, ऐसा ये कुछ सीन बन रहा है। अल्टीमेटली केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पे रोक लगाई है कि ये सब डिस्टर्बिंग है, हमको देखने दो। पेज 12 पॉलिटी के दूसरे समाचार। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, तो उसी का एक कंपोनेंट है कि अफोर्डेबल प्राइस पर, किफ़ायती दाम पर हेल्थ केयर सर्विस मिलनी चाहिए तो ये आदमी जिंदा रह सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा है कि कोरोना में ये प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने जो लूट मचा के रखी है उनके प्राइस को आप और कंट्रोल करिए, और आपके अगर वो नहीं कर सकते तो ज़्यादा सरकारी हॉस्पिटल खोलिए ताकि गरीब को अफोर्डेबल प्राइस में हेल्थ केयर मिल सके। फिर हम चले पेज 13। रशियन हैकर्स द्वारा अमेरिकन सरकारी एजेंसियों का डेटा चुराने के लिए, हैकिंग करने के लिए सोलर विंड हैक किया गया। अब वो कैसे हुआ और वो पूरी डिटेल समरी इतनी भाई 1200-1500 शब्द में तैयार करने का कोई फ़ायदा नहीं। वन वर्ड एसोसिएशन और सोलर विंड हैक क्या था? अलेजेडली रशिया के द्वारा अमेरिका और दूसरे सरकारों का डेटा चुराने की कोशिश। दूसरी एक्सप्लेन सीरीज है, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार कुछ मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट करने वाली थी और उसमें कुछ एनवायरनमेंट या लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम्स, वो भी इतना काम का नहीं। तीसरी एक्सप्लेन सीरीज है मोनेटाइजेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। मोनेटाइजेशन मतलब ये जो यूट्यूब में सब चलता है कि आप कोई मोबाइल फ़ोन का अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ और नीचे रेफरल लिंक डालिए, उससे खरीदे, आपको कमीशन मिले, हर चीज़ का मतलब वीडियो बनाओ और पेज व्यू हासिल करो, ये सब टेक्निक्स। तो ऐसी एक वेबसाइट पोर्नोग्राफी की पॉर्नहब, न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाया कि उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जहाँ पर चाइल्ड रेप, रिवेंज पोर्नोग्राफी, स्पाई कैम, रेसिस्ट कंटेंट, महिलाओं को मारपीट किया जाता, उत्पीड़न हो, इस प्रकार के वीडियो डाले जाते हैं ताकि और पेज व्यूज़ बटोरे जा सके और उसमें वो जो भी एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में कमाते होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर के बाद बहुत आक्रोश उत्पन्न हुआ, तो ये पोर्नहब वेबसाइट ने 10 मिलियन से ज़्यादा वीडियो डिलीट किए। तो सोचो वहाँ पर कितना ऐसा सेक्सुअल वायलेंस वाला कंटेंट होगा। तो मोनेटाइजेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस जो दिखा रहा है वो भी और जो देख रहा है वो भी, जब इस प्रकार की चीज़ें हों तो हम चाइल्ड सेफ्टी, वीमेन सेफ्टी के बारे में समस्याएं आती हैं, तो इन सब से लड़ने की और ज़्यादा ज़रूरत है। सो दैट वाज पेज 13 एक्सप्लेन सीरीज। फिर हम चले पेज 14 इंटरनेशनल समाचार। इधर भी खुशी का दिन आज कुछ भी काम की चीज़ नहीं है। पेज 15 इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी एज़ यूजुअल खुशी के समाचार कुछ भी काम का नहीं। आपको लग सकता है कुछ काम का है, लेकिन मेरी आप सबसे सलाह है पुराने पेपर्स टॉपिक वाइज देखो, पता चल जाएगा किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इधर जितना भी वो सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री और स्पेक्यूलेटिव नेचर ऑफ थिंग्स। याद करो कुछ दिन पहले एक आदमी ने वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया था और फिर बोला कि मुझे रिएक्शन आया, मुझे 10 करोड़ रुपए का उसने दावा ठोक दिया था वैक्सीन कंपनी के सामने। तो अब ऐसी वैक्सीन कंपनियां बोल रही है कि हम वैक्सीन मैन्युफैक्चर करें तो सरकार ने हमको इंडेमनीफाई करना चाहिए, यानी ऐसा कोई बीमार हो जाए, साइड रिएक्शन आए तो या तो हमको सज़ा नहीं हो या फिर जो भी सज़ा हो तो सरकार उसका पैसा टैक्स पेयर की मदद से भरे। तो ये तो जब अगर हो तो तैयार करना चाहिए, वरना तो नहीं। ऐसी एक दूसरी चीज़, कुछ साल पहले भूतपूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यन ने सजेस्ट किया था अपने इकोनॉमिक सर्वे में कि एक पारा नाम की बैड बैंक बनानी चाहिए, और ये बैड बैंक का काम होगा सरकारी बैंकों में जितने भी बैड लोन पेपर हैं, विजय माल्या टाइप के जो वापस नहीं करते, वो सारे लोन पेपर वो खरीद ले ताकि सरकारी बैंक की बैलेंस शीट क्लीन हो जाए वगैरह वगैरह। खैर वो तो इतने साल से लागू नहीं हुआ, अभी वापस से भारत सरकार बोल रही है कि हाँ हम वो सब एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं। भाई ऐसा है, अब आप देखना 2-3 दिन तक इसी की एक्सप्लेन सीरीज और कॉलम और फला डिमका चलेगा। ये एक बार में बैड लोन का सारा प्रॉब्लम तैयार करना चाहिए, ऐसा रोज उठ के कुछ आए और लेके बैठ जाओ, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर द थिंग्स। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि भारत में रिकवरी तो आ रही है लेकिन वो स्टेडी और कंटिन्यूस नहीं है। ये भी डबल डोल की टाइप, कभी बोलते हैं कि बहुत अच्छा है और फिर वापस बोलते हैं अच्छा नहीं है। तो भाई पहले डिसाइड करो कि क्या हो रहा है। एनआरआई लोग भारत के शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें, उसमें सेबी उसने कुछ नियम सुधार किए। अगेन टेक्निकल रिफॉर्म्स रिलेटेड टू शेयर मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर नॉट इम्पॉर्टेंट। फिर वो एप्पल के कर्नाटक की फैक्ट्री में धमाल हुई थी, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि उनकी जो कंपनी थी वो टाइम पे सबको सैलरी पे नहीं कर रही थी वगैरह, लेकिन बॉल बाय बॉल कमेंट्री ये सब काम की नहीं। फिर हम चले पेज 16 स्पोर्ट्स, वहाँ पर कुछ काम के समाचार। एक तो बुक इन न्यूज़, रामचंद्र गुहा जो जाने माने हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने किताब लिखी है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। उधर उन्होंने लिखा है कि जैसे पॉलिटिक्स में भक्ति का कल्चर है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी लिख दिया तो सोशल मीडिया पर आप पर हमला हो जाएगा, ट्रोलिंग शुरू हो जाएगा, उसी तरह स्पोर्ट्स में भी भक्ति का कल्चर है कि गांगुली या विराट कोहली या महेंद्र धोनी वो कुछ अनएथिकल काम करे, जैसे वो आईपीएल में कौन इन्वेस्ट कर सकता है कंपनियों में, स्पोर्ट्समैन कर सकता है नहीं, वो सब में वो कुछ गलत भी करें और आप उनके खिलाफ कुछ बोल दो तो ट्विटर पे उनके सारे भक्त आप पर अटैक शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हेल्दी डिबेट का अवकाश नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्रिकेट और बीसीसीआई में रिफॉर्म के लिए एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उसने भी सही से काम नहीं किया है। और
क्रिकेट के ये बोर्ड में भी सब नेपोटिज्म टाइप कल्चर आ रहा है कि अमित शाह का बेटा, निरंजन शाह का कोई रिश्तेदार, श्रीनिवास की बेटी, यही सब लोग पूरा कंट्रोल करके बैठे हैं वगैरह वगैरह। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ओलंपिक्स में ब्रेक डांस को मेडल इवेंट के रूप में परमिट किया गया। उसी तरह 2022 के एशियन गेम्स जो चाइना के हांगझाओ में होने वाले, उधर भी ब्रेक डांस को मेडल इवेंट में ऐड किया है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स को, ई स्पोर्ट्स मतलब ये ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं पबजी, फोर्टनाइट टाइप के, उसके भी अब मेडल दिए जाएंगे। और आप जानते हैं भारत में ऐसे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में जो मेडल जीतता है उसको सरकारी नौकरी भी मिलती है। तो हो सकता है पबजी खेल के आप भविष्य में डीवाईएसपी भी बन सकते हैं। तो सोचो। तीसरे स्पोर्ट्स के समाचार, फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड। वैसे फीफा फुटबॉल बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड तो ये तो मतलब कि मेसी, रोनाल्डो इनको मिलना चाहिए, लेकिन इस बार पोलैंड के कैप्टन रॉबर्ट लिवांडोव्स्की को दिया गया है। खैर ऐसे स्पोर्ट्स के समाचार वैसे आईएएस एग्जाम में सीधे काम के नहीं, नॉन आईएएस जैसे सीएपीएफ, सीडीएस वगैरह में पूछते हैं, तो तैयार कीजिए। तो ये था शनिवार का न्यूज़पेपर।